दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5th, जिसमें कि हम मोलस्का के एक स्पीसीज पाइला के रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन पाइला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल पर नया हैं, उनको बता दें कि पाइला से जुड़े हुए इसके मार्फोलॉजी और जितने भी आपके जूलॉजी फर्स्ट से जुड़े हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है और यूनिट जो 8 है उससे जुड़े हुए वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं और उस वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है, आने वाले दिनों में मैं सेकंड पेपर स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पेपर स्टार्ट करूं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और जिन स्टूडेंट ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, चाहे वो बॉटनी का है व जूलॉजी का है, ₹99 में आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिल पाए। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उनको कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं या फिर जो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, वो जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन पाइला की। तो पाइला को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉन्ड स्नेल या फिर एप्पल स्नेल या फिर गैस्ट्रोपॉड मोलस्क के नाम से जाना जाता है। और जब आपने हैबिटेट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि जो पाइला है ये एक एम्फीबियन हैबिटेट में रहने वाला एनिमल है, यानी कि ये एक्वेटिक और एरियल दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो पाइला में जो जलीय रिस्पायरेशन होता है, यानी कि जो एक्वस रिस्पायरेशन होता है, उसके लिए इसमें पाया जाता है गिल्स, जिन्हें हम टेनिडियम भी कहते हैं। और वहीं एरियल रिस्पायरेशन के लिए इसमें पाया जाता है लंग्स, जिसे कि हम पल्मोनरी सैक भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइला के रिस्पायरेटरी सिस्टम को बना रखा है। जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड देख सकते हैं एक्वेटिक रिस्पायरेशन है और राइट साइड एरियल रिस्पायरेशन है। एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए गिल्स और एरियल रिस्पायरेशन के लिए है पल्मोनरी सैक। तो गिल्स या फिर जो पल्मोनरी सैक है, पहले हम उसके लोकेशन को जानेंगे, यानी कि ये पाइला में कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ब्लड सप्लाई कैसी होती है, गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर पल्मोनरी सैक का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसके बाद जो है वो हम जानेंगे कि किस तरह से इनमें रिस्पायरेशन होता है। वही पल्मोनरी सैक से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जब ये एरियल रिस्पायरेशन करते हैं तो इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं साइफन। तो साइफन के द्वारा कैसे ये रिस्पायरेशन करते हैं, बिना साइफन के कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। और एक और कंडीशन है ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी में कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक रिस्पायरेशन की। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए गिल्स पाई जाती है, जिसे हम टेनिडियम भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए केवल एक सिंगल गिल पाया जाता है। तो अगर आप पाइला के मेंटल कैविटी को देखेंगे तो इसके फर्स्ट पर स्थित 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक लेफ़्ट लार्ज पल्मोनरी चैम्बर होता है और दूसरा होता है राइट स्मॉल गिल चैम्बर। तो जो टेनिडियम है, यानी कि जो गिल है, यह मेंटल कैविटी के दाहिनी ओर जो गिल चैम्बर है उसकी सतह पर स्थित होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको जो येलो कलर से हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है टेनिडियम या फिर गिल, जो कि आपको मेंटल कैविटी के राइट साइड और लोअर रीजन में देखने को मिलता है। अब ये जो टेनिडियम है या फिर अगर बात करें गिल्स की, तो ये इसकी संरचना जो होती है 2 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है गिल एक्सिस और दूसरा है गिल लैमली या फिर कह सकते हैं गिल प्लेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिल एक्सिस की। तो यह गिल का जो आधारी भाग होता है, यानी कि लोअर पोर्शन होता है या फिर कह सकते हैं एक तरह से बेसल पार्ट होता है। और इसी गिल एक्सिस द्वारा जो गिल है वह क्या कहता है कि गिल चैम्बर में दीवार से या फिर कह सकते हैं कि गिल चैम्बर की दीवार से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपको गिल एक्सिस दिखाई देगा
और गिल एक्सिस एक लंबा सा स्ट्रक्चर है और इसी के द्वारा मेंटल कैविटी की दीवारों से जुड़ा होता है। दूसरा है गिल प्लेट। तो आप देख सकते हैं कि गिल एक्सिस से निकले हुए कई सारे प्लेट नुमा संरचना दिखाई दे रहे हैं, जिनका डिटेल स्ट्रक्चर आगे आप देख सकते हैं ये बना हुआ है और इसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिल प्लेट की। तो ये जो गिल एक्सिस है इससे जुड़े हुए ढेर सारे गिल प्लेट पाए जाते हैं और ये एक प्रकार से ट्रायंगुलर शेप होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पाइला के गिल में गिल प्लेट की एक कतार लगी हुई होती है और इस प्रकार के गिल को हम बोलते हैं मोनोपेक्टिनेट गिल। तो आइए हम पाइला के जो गिल प्लेट हैं या फिर कह सकते हैं जो गिल लैमली है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानें। तो पाइला का जो पूरा जो गिल है अगर देखा जाए तो गिल प्लेट का जो बेसल पोर्शन है, यानी कि जो आप ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम गिल प्लेट बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो ये जो गिल प्लेट होते हैं वो अपने बेसल पोर्शन से गिल एक्सिस पे जुड़े होते हैं और गिल प्लेट आगे की ओर जैसे जैसे जाता है यह सकरा होता जाता है, यानी कि नैरो होता जाता है। तो पीछे की तरफ ब्रॉड होता है और आगे की तरफ ये जाकर सकरा हो जाता है। तो अगर आप एक गिल प्लेट का स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो अपर पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा छोटा होता है जिसे हम बोलते हैं अफरेंट साइड, और नीचे की ओर जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इफरेंट साइड। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं अफरेंट साइड है और नीचे की ओर इफरेंट साइड है और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेट। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये आपको ट्रांसवर्स प्लेट दिखाई देगा जो कि आपको अफरेंट साइड और इफरेंट साइड के बीच में दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे गिल्स में ब्लड की सप्लाई होती है। तो जितने भी गिल प्लेट हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कह सकते हैं कि जो अशुद्ध रक्त है वह एफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रवेश करता है तथा पूरे गिल प्लेट में जो निर्धारित दिशा होती है या फिर जो उसका मार्ग होता है उसमें भ्रमण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है और ये जो ट्रांसवर्स प्लेट है वहाँ से होता हुआ ये शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह वापस इफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा बाहर आता है तथा यहाँ से रक्त शरीर में वितरण के लिए हृदय के ऑर्किल में चला जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं गिल्स के हिस्टोलॉजी के बारे में, यानी कि एक तरह से इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो प्रत्येक गिल प्लेट जो होता है वह एपिथेलियम कोशिकाओं के 2 स्तरों से बना होता है और ये दोनों ही स्तर एक दूसरे से मध्य में उपस्थित सक्रिय स्थान के द्वारा पृथक रहते हैं। तो राइट साइड आप इस फिगर में देख सकते हैं एक लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है और इन दोनों लेयर के बीच एक स्पेस पाई जा रही है। अब ये जो एपिथेलियल सेल है ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिलिएटेड और दूसरा होती है नॉन सिलिएटेड। तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है यह अग्र सिरे पर होती है जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, और जो नॉन सिलिएटेड है वह नीचे की ओर होती है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इनका काम होता है रिस्पायरेशन के समय जो जल की धारा होती है यानी कि जो वाटर करंट है उसको आगे बढ़ाने में मदद करना, और जो नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है इनमें सिलिया नहीं पाया जाता, ठीक है, और ये प्रायः नीचे की ओर स्थित होते हैं जैसा कि मैंने अभी फिगर में आपको दिखाया था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे गिल्स में रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म चलता है या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक रिस्पायरेशन का तरीका है वो कैसे होता है। तो एक्वेटिक रिस्पायरेशन तभी होता है जब पाइला जल में डूबा होता है। तो जब पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन होने वाला होता है तो उस केस में इसका जो फुट और हेड है वह कवच के बाहर आ जाता है और जो राइट न्यूट्रल लोब है और लेफ्ट न्यूट्रल लोब है वो फनल के आकार का हो जाता है। तो चूँकि पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन होता है तो इस केस में जो मेंटल कैविटी है वहाँ से जल धारा होते हुए वह शरीर के बाहर निकलता है। तो लेफ़्ट न्यूट्रल लोब से पानी मेंटल कैविटी में प्रवेश करता है और राइट न्यूट्रल लोब से पानी बाहर निकल जाता है। तो वाटर फ्लो का ये जो सिस्टम है ये निरंतर चलता रहता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेंटल कैविटी है और इस भाग को हम बोलते हैं पल्मोनरी चैम्बर, और इसके बगल में जो चैम्बर है उसे हम बोलते हैं गिल चैम्बर। तो इस तरह से लेफ़्ट न्यूट्रल लोब से पानी इंटर करता है और ये पल्मोनरी चैम्बर से होते हुए पहुंचता है गिल चैम्बर में, और गिल चैम्बर में पहुंचकर वाटर, जैसा कि मैंने बताया था, अफरेंट में पहुंचता है। फिर अफरेंट के बाद होता हुआ वो इफरेंट से निकल जाता है, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं कि पानी का जो रास्ता है वह पाइला के अंदर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट न्यूट्रल लोब है, पानी वहाँ से होता हुआ पहुँचता है पल्मोनरी चैम्बर में। पल्मोनरी चैम्बर से होता हुआ ये पहुँचता है इपिटीनिया में। तो इपिटीनिया के ऊपर से बहते हुए पहुँचता है ब्रांचल चैम्बर की ओर। ब्रांचल चैम्बर से पहुँचता है गिल लैमेली में। गिल लैमेली से होता हुआ ये बाहर निकलता है राइट न्यूट्रल लोब में, और राइट न्यूट्रल लोब से वाटर जो है बाहर की ओर चला आता है। तो इस तरह से पानी का सर्कुलेशन पाइला के बॉडी में होता रहता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऑस्फेरिडियम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिस समय जो पानी है वो पल्मोनरी चैम्बर में प्रवेश करता है, तो उस समय जो ऑस्फेरिडियम है ये क्या कहता है कि वाटर के फिजिकल और केमिकल गुणों का परीक्षण करता है, यानी कि पानी की फिजिकल कंडीशन कैसी है या केमिकल कंडीशन कैसी है, उसका पीएच कैसा है, उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी टर्बिडिटी कितनी है। तो इन सभी चीज़ों का एग्ज़ामिन करने का काम करता है ऑस्फेरिडियम। अब यदि पानी जो है वो पाइला के अनुकूल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी को वापस भेज दिया जाता है। अब वाटर जो करंट होता है जब वो जाता है गिल्स प्लेट में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है, यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और वापस जो CO2 है वो वाटर में चला आता है, और इस तरह से डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एक्वाटिक रिस्पायरेशन पाइला में होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पाइला का जो एक्वाटिक रिस्पायरेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब बचता है एरियल रिस्पायरेशन। तो एरियल रिस्पायरेशन जो है ये टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।